एक गांव के अंदर एक बेटा अपनी माँ के साथ रहा करता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक सूट वूट पहने हुए व्यक्ति वहाँ पर आता है और उन माँ बेटों से कहने लगता है कि तुम्हारे पिता के ऊपर मेरा बहुत बड़ा कर्जा है। 20 लाख रुपए उसने मुझसे ले रखे हैं और मुझे वो 20 लाख रुपए चाहिए। दोस्तों, माँ बेटा एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि कौन से 20 लाख रुपए हैं। फिर यहां पर वो पूरी डिटेल बताता है कि इस तरह से तुम्हारे पिता ने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे। दोस्तों, इनका बड़ा भाई भी होता है, वो भी वहां पर आ जाता है। बड़ा भाई साफ मना कर देता है और यहां पर गांव में पंचायत जुड़ जाती है और उसके बाद जो छोटा भाई होता है वो कहता है कि अगर मेरे पिता के ऊपर कोई कर्ज है तो मैं उस कर्ज की पाई चुकाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। दोस्तों, उसके बाद जो यहां पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानोगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव पड़ता है और यहीं का रहने वाला विनोद, जिसके 2 बेटे होते हैं, वो अपनी पत्नी और बेटों के साथ बड़े आराम से रहा करता है। विनोद ज़्यादातर बाहर नौकरी किया करता और जो इन बच्चों की माँ होती है इन बच्चों को धीरे धीरे करके पढ़ा रही होती है। दोस्तों, 2 बच्चों में बड़े वाले बेटे का नाम सोनू होता है और छोटे वाले बेटे का नाम रवि होता है। दोनों +2 तक अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन +2 की पढ़ाई पूरी होने के बाद जो बड़े वाला बेटा है वो तो कहता है कि मुझे आगे पढ़ने के लिए बाहर जाना है, तो पिता उसे बाहर भेज देता है। जैसे ही छोटा बेटा +2 की पढ़ाई पूरी करता है तो वो मना कर देता है कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी, मेरी समझ में ये पढ़ाई आती ही नहीं। पिता यहाँ पर अपने बेटे को बहुत समझाते हैं कि बेटा तू ऐसा काम मत कर, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे की ही वैल्यू है, अनपढ़ को कोई पूछता भी नहीं। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं पिताजी, मैं अब नहीं पढ़ना चाहता, मेरा दिमाग काम नहीं करता। उसके बाद उसे खेती बाड़ी में लगा दिया जाता है और बड़ा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है। दोस्तों, इंजीनियर बनने के बाद वो अपने पिता के पास आता है और पिता से कहने लगता है कि पिताजी मुझे 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है, मैं बिजनेस करना चाहता हूं और शहर में हमारा नाम होगा। पिताजी भी यहां पर उसे 10 लाख रुपए दे देते हैं और 10 लाख रुपए लेकर वो बिजनेस स्टार्ट कर देता है। बिजनेस उसका बहुत अच्छे से चलने लगता है और अब यहां पर उन लड़कों की शादी के लिए लोग बाग आने लगते हैं। जो बड़े वाला बेटा होता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी लड़की आती है और बहुत ऊंचे घराने से होती है, लेकिन जो लड़का जमींदारी करता है तो उसके लिए गांव की सीधी सादी लड़की मिलती है। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के कुछ दिन बाद ही जो बड़े वाला लड़का है वो अपनी पत्नी को शहर ले जाता है, उसके साथ वहीं पर रहने लगता है। पिताजी कुछ दिन तक ये सब देखते हैं, पिताजी को भी थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। पिताजी बड़े बेटे से भी कहते हैं कि बेटा ये छोटा तेरा जो भाई है इसको कभी भी तू अकेला मत छोड़ देना, ये अनपढ़ है, थोड़ा सा कमज़ोर भी है, लेकिन तू इसको कभी भी इस तरह से बेसहारा मत छोड़ देना, मेरे जाने के बाद तू इसे सहारा जरूर देना। दोस्तों, यहाँ पर उस समय तो वो बेटा हाँ कर देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, अब यहां पर जो बड़े वाला बेटा है घर आना ही बंद कर देता है, वो शहर में ही रहने लगता है और अपनी कमाई अपने पास रखने लगता है। जो छोटा बेटा होता है वो गांव में रहा करता और वहीं पर खेती बाड़ी कर कर अपनी माँ की सेवा किया करता। धीरे धीरे जैसे ही लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है पिताजी को इस जहां से जाए हुए, तभी वहां पर एक बहुत बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक व्यक्ति आकर इनके घर में अंदर घुसता ही चला जा रहा था। तभी रास्ते में छोटे वाला बेटा मिल जाता है और उससे पूछने लगता है कि आप कौन हो और किस तरह से हमारे घर में घुस रहे हो। तो यहाँ पर वो व्यक्ति उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। दोस्तों, बड़े आदर सम्मान से छोटा बेटा उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है, उनकी खातिरदारी की जाती है और उसके बाद यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि मुझे बहुत दुख है कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब यहाँ पर उस लड़के की माँ से वो व्यक्ति कहता है कि आपका बड़े वाला बेटा कहाँ है? तो वो कहती है कि वो तो शहर में
अपना कामकाज किया करता है। तो यहाँ पर उससे को फ़ोन कराया जाता है और कहा जाता है कि उसे भी अब घर बुला लो, और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर बुला लो। गांव में एक पंचायत सी मुझे इकट्ठी करनी है और उसके सामने कुछ खुलासा करना है। दोस्तों, घर वाले यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये क्या कहने वाला है। दोस्तों, बड़े वाला बेटा और बहू दोनों के दोनों आ जाते हैं, और जब ये व्यक्ति गाँव में जो पंचायत इकट्ठी कर रखी थी उसमें खड़ा होता है और खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे दोस्त का जाने का मुझे बहुत बड़ा दुख है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। ये सब बातें मुझे अब आप लोगों के बीच में उजागर करनी ही पड़ रही हैं, क्योंकि मेरे दोस्त के ऊपर मेरा 20 लाख रुपए कर्जा था और वो कर्जा अब मैं यहाँ मांगने के लिए आया हूँ। इस कर्जे को आप लोग मुझे कब दोगे। दोस्तों, यहाँ पर पूरा गांव एकदम उसकी तरफ देखने लग जाता है। जो बड़े वाला बेटा होता है एकदम से बोल बैठता है कि तुम्हारा कौन सा कर्जा है और हमने तुमसे कौन सा कर्जा लिया है। जिसने कर्जा लिया है वो तो चला गया, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारे पिताजी के पास कर्जा है। दोस्तों, यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हारे पिताजी ने 10 लाख रुपए मेरे से लिए थे, और जब तुमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे। दोस्तों, यहाँ पर उसको पता था बड़े वाले बेटे को कि 10 लाख रुपए में ही तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो 10 लाख रुपए पिताजी शायद इनसे ही लेकर आए होंगे। फिर भी यहाँ पर उसके दिमाग में अलग ही बातें चलने लगती हैं और वो कहने लगता है कि जो यहाँ तुमसे कर्जा लेकर आए थे वो तो है ही नहीं, वो तो चले गए, और हमारे पास तुम्हारा कोई कर्जा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। दोस्तों, छोटे वाला बेटा भी ये सारी बातें सुन रहा था, तो यहाँ पर छोटे वाला बेटा खड़ा होता है, हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि साहब, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, कुछ समय मुझे चाहिएगा, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, चाहे उस सब के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़े, अपनी ज़मीन बेचनी पड़े, लेकिन मैं अपने पिता के ऊपर कलंक नहीं देख सकता। दोस्तों, पंचायत में जितने भी लोग बैठे होते हैं उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं, और यहाँ पर जो व्यक्ति आया था वो भी इस लड़के की तरफ देखने लगता है, और चंद ही सेकंडों के बाद वो दोबारा खड़ा होता है और खड़ा होकर कहने लगता है कि साहब, आप रुकिए, मुझे पैसे देने हैं, लेने नहीं हैं, मुझे 20 लाख रुपए देने हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर बड़ा बेटा जब ऐसी बातें सुनता है, गांव के लोग ऐसी बातें सुनते हैं कि ये तो पैसे देने के लिए आया है, ये तो लेने के लिए नहीं आया, तो यहाँ पर वो एकदम से छन्न हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर ये ड्रामा किया था, आप लोग मुझे माफ़ कर देना कि मैंने ये सब करके आप लोगों का समय थोड़ा सा ख़राब किया है, लेकिन मुझे ये सब करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि मेरे पैसों को उस लड़के को देना जो इनका सच्चा हकदार हो, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। हम लोगों ने जब हम साथ में नौकरी किया करते थे तो कुछ शेयर खरीदे थे, और शेयर भी वो जॉइंट में खरीदे थे, और उनमें हमारी यही शर्त थी कि जो पहले चला जाएगा उसके परिवार को ये शेयर के पैसे दिए जाएंगे। और आज मैं यहाँ पर इन शेयर के पैसों को देने के लिए आया, लेकिन मुझे यहाँ पर ये जांचना था कि इन पैसों का सच्चा हकदार कौन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पूरा ड्रामा रचा। दोस्तों, अब बड़े वाले बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये व्यक्ति फिर अपनी गाड़ी के पास जाता है और वहाँ से एक सूटकेस निकाल कर लाता है जिसमें 20 लाख रुपए होते हैं। दोस्तों, 20 लाख रुपए यहाँ पर उस छोटे बेटे के हाथों में थमा दिए जाते हैं, और गांव वाले लोग भी यहाँ पर कानाफूसी करते हुए यही कह रहे थे कि सच्चा हकदार यही लड़का है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़के को ये 20 लाख रुपए मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लड़का फिर से खड़ा होता है, हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि ये पैसे हमारे पिताजी के हैं, और पिताजी के पैसों पर हम दोनों भाइयों का हक बराबर का है। और माँ खड़ी हो जाती है, और माँ खड़ी होकर यही कहने लगती है कि नहीं बेटा, इन पैसों पर सिर्फ तेरा हक है, क्योंकि तेरे पिताजी ने तेरे भाई के लिए 10 लाख रुपए पहले ही उसके कामकाज में लगा दिए थे, लेकिन तेरा भाई आज तेरे पिता के पैसों को चुकाने के लिए मना कर चुका है। इन पैसों पर तेरा भाई का कोई हक नहीं है, इन पैसों पर सिर्फ तेरा हक है। गांव के लोग भी यही कहते हैं, और जो यहाँ पर वो व्यक्ति आता वो भी यही कहता है कि बेटा, वाकई में ही इन पैसों पर तेरा हक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो तेरे पिताजी के संस्कार हैं वो तेरे अंदर फूट फूट कर भरे हुए हैं, तेरे भाई के अंदर नहीं है। उसके बाद ये पैसे भाई को दे दिए जाते हैं, जो छोटे वाला होता है जिसका नाम रवि होता है, और
फिर रवि का भी काम धंधा स्टार्ट करवा दिया जाता है। रवि का काम धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही जो सोनू होता है उसके घर पर कंगाली आने लगती है। उसको कुछ गलत आदतें लग जाती हैं। वो शराब पीने लगता है, जुआ की लत लग जाती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत बड़ा कर्जमान हो जाता है। जो उसका घर होता है वो भी गिरवी रख जाता है। और जब इस सब के बारे में छोटे भाई को पता चलता है तो छोटा भाई अपने बड़े भाई के घर जाता है और उससे कहने लगता है कि भैया आप अपने घर चलिए, हमारे साथ गांव में रहिए, इस घर को आप छोड़ दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर बड़े भाई की आंखों में आंसू होते हैं। जिस भाई को तूने इस तरह से छोड़ दिया था, जिसकी तरफ तूने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, आज वही भाई तुझे यहाँ पर तेरी किस्मत को देखकर, तेरे कामकाज को ठप होने को देखकर लेने के लिए आ गया। दोस्तों जो भाभी होती है वो भी अब यहाँ पर फुट फुट कर रोने लगती है और भैया भाभी को ये छोटा भाई अपने साथ घर लेकर जाता है। और माँ भी यहाँ पर अपने छोटे बेटे के लिए कहती है कि बेटा अगर तेरे जैसा मेरा बड़ा बेटा होता तो हम दोनों कभी अलग ही नहीं होते। हम इस बड़े बेटे के साथ भी रहते, लेकिन मैं तेरे साथ इसलिए रहती हूँ कि तू इंसान बहुत अच्छा है, तेरे अंदर इंसानियत फूट फूट कर भरी हुई है। दोस्तों अब यहाँ पर ये माँ बेटे सब के सब एक साथ रहने लगते हैं और छोटा भाई अपने बड़े भाई को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेता है और फिर अपने साथ ये मिलजुल कर आगे कामकाज को करने लगते हैं। दोस्तों अब इनका जीवन बहुत ही अच्छे से चलने लगा है। इनके बच्चे भी हो गए हैं और बच्चे भी अब एक जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। इनके 3 लड़के हैं दोनों भाइयों के, 6 लड़के 6 बहुएं इनके घर में हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी की कोई थोड़ी सी भी लड़ाई नहीं हुई है। सभी लोग यहाँ पर उस छोटे भाई की मिसाल देते हैं कि यहाँ पर इस छोटे भाई ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है। हमें हमेशा ही अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनकी टांगें खींचनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है कुमार किसी जी का आता है, जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू कुमार जी। उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, हृदय को स्पर्श करने वाली होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल गुज्जर जी हमारे साथ कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रोहितास गुज्जर भी हमें राम राम जी लिखते हैं, राम राम भाई जी आप कैसे हैं। उसके बाद ओम प्रकाश जाखड़ जी, आदमी को कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO, राम राम भाई जी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, बहुत अच्छा आपका वीडियो होता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही बेहतर होती हैं। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें और इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहें। आप सभी का फिर से एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।